साथ में चलना है तो हाथ बढ़ा दीजिए, मन में प्रेम है तो मुस्कुरा दीजिए। आज हमारा है कल का पता नहीं, मन में यदि कोई गीत है तो गुनगुना दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं आरजे राघव स्वागत करता हूं आप सभी का रेडियो धूम के इस खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और आप सभी जानते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल की किसी खास शख्सियत से। और शुरुआत की कुछ पंक्तियों से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम बात करेंगे गीत की और संगीत की। और जब भी संगीत की बात आती है तो एक नाम हमें याद आता है, आप हैं श्री मनहरन सिंह ठाकुर सर। और आपसे हम जानेंगे आज आपके बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, गीत के बारे में, संगीत के बारे में। साथियों, संगीत की अलग अलग विधाएं होती हैं। कोई लिख लेता है, कोई गा लेता है और कोई उसे कंपोज कर लेता है। बहुत सी बिरले लोग होते हैं जिन्हें ये तीनों गुण मिलते हैं और आप उन्हीं में से एक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के इस खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद राघव जी। और जैसा कि हम जानते हैं कि आप संगीत में पारंगत हैं, संगीत गुरु हम आपको कह सकते हैं। संगीत के बारे में हम आपसे जानेंगे, मगर पहले जानना चाहते हैं सर आपके बारे में, क्योंकि रेडियो धूम केवल रायगढ़ में ही नहीं बल्कि रायगढ़ के बाहर, छत्तीसगढ़ के बाहर भी सुना जाता है। तो हम चाहते हैं कि बहुत से श्रोता जो अभी अभी रेडियो धूम से जुड़े हैं, आपको हो सकता है ना जाने, तो उन्हें भी आपके बारे में पता चले। जी जी। तो मेरा नाम मनहर सिंह ठाकुर है। मेरा जन्म ग्राम किरारी मस्तूरी, मिला हुआ ही है, दोनों बस्ती है। यद्यपि मस्तूरी बड़ा है, अभी तहसील हो गया है। वहाँ एक मध्यम वर्गीय कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मस्तूरी में ही हुई। उसके बाद हाई स्कूल की परीक्षा एक जंगल की स्कूल, कुटी घाट बोला जाता है, अभी ये सूर्यनारायण मार्ग में है, मस्तूरी से सूर्यनारायण मार्ग में, वहाँ हुआ। मैं 8वीं तक की पढ़ाई वहीं किया, फिर हाई स्कूल कुटी घाट में किया। उसके बाद सर्विस के चक्कर में, क्योंकि परिवार में मेरे पिताजी की जल्दी ही मृत्यु हो गई। हम लोग 6 भाई थे, सबसे बड़ा मैं था। 6 भाई और एक बहन, तो सबका भार मेरे ऊपर आया। और कहते हैं कि जो बड़ा पुत्र रहता है पिता के समान हो जाता है। जी। तो उसी सिलसिले में फिर मैं मैट्रिक करने के बाद सर्विस में हाथ पाँव मारने लगा। पटवारी ट्रेनिंग किया, सर्विस नहीं लगी तो संयोग से टीचरशिप लग गया। मैं इधर उधर पता करते ही रहता था। टीचरशिप किया कुछ दिन, उस समय गर्मी में बैठा दिया जाता था 2 महीने के लिए। जी जी जी। उस समय मेरा वैसे ही हुआ। उसके बाद संयोग से कुछ दिनों बाद 5-6 महीने बाद पटवारी की नौकरी लग गई मेरी। अच्छा। ट्रेनिंग बेस में 9 महीने ट्रेनिंग किया था उस बेस में। मगर वहाँ जाके मैं देखा 2-4 महीने में कि मैं उस विभाग के लिए लायक नहीं हूँ। तो मैं उसको छोड़ने का निश्चय किया। पोस्ट ऑफिस में अप्लाई किया, पोस्ट ऑफिस में हो गया। संयोग से रायगढ़ ही आया पोस्ट ऑफिस में। जी। और रायगढ़ आपका आना कैसे हुआ? केवल पोस्ट ऑफिस के कारण कि पहले आप रायगढ़ आ चुके थे? पहले मैं रायगढ़ ऐसे ही आया था, ये जन्माष्टमी मेला देखने, बहुत पहले बचपने में, मतलब 70 दशक की बात होगी। तो उसके बाद पटवारी ट्रेनिंग, पटवारी सर्विस के बाद जब पोस्ट ऑफिस में आया, तो ये मैं अच्छे से याद है मेरे को। 1 अक्टूबर को मैं यहाँ ज्वाइन किया, तो बड़ा पोस्ट ऑफिस में था कुछ दिन। उसके बाद ये गाजा चौक में छोटा पोस्ट ऑफिस था, सब पोस्ट ऑफिस। उस समय अम्बा प्रसाद दुबे जी करके सब पोस्ट मास्टर थे, और एक मेरे को भेजा गया वहाँ। तो कुछ दिन वहाँ हम लोग रहे। वो मतलब ट्रेड यूनियन लीडर थे, बहुत अच्छे। तो उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग मेरे पास आते रहे कि पोस्ट ऑफिस ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सैलरी भी ठीक है दूसरे जगह की अपेक्षा, मगर जो टाइम का बंधन है। और उस समय ऐसा था कि हर टेबल के लिए एक बॉक्स और चाबी हुआ करती थी। अच्छा। अगर चाबी लेने वाला कोई नहीं है तो छुट्टी मिलना भी मुश्किल था। और जवाबदारी बहुत थी। इंश्योरेंस का उस समय बहुत खौफ था, और हमको सभी करना पड़ता था कि काउंटर में। तो जो मेरे पास आते थे, कुछ लोग पहचानने लगे, ही तैसी हुए, बोले कहाँ लगे हो आप? LIC से आते थे 2-4 लोग, बोले तुम LIC में आ जाओ। तो मैं बोला रास्ता बताओ भाई। उन्होंने बताया, अप्लाई किया, संयोग से हो गया। क्या बात। यहाँ से ट्रेनिंग जबलपुर गया, 2 महीने का ट्रेनिंग लिया।
संयोग से वहाँ मेरे पूछा गया कहाँ चाहिए, मैं बोला नहीं बोलेंगे, बोले नहीं बोलेंगे, मेरे को रायगढ़ दे दी। क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करने गया इतना पुआ में हुआ, मुश्किल से मेरा इस्तीफा मंजूर हुआ, 2 बजे थे, इसलिए शायद हो गया 1 महीने का वेतन छोड़ के। तो सामान सब यही छोड़ के, बच्चों को किराए अपने घर छोड़ के मैं ट्रेनिंग में चला गया। तो मैं बोला वहीं का वहीं मेरे को मिल जाए तो अच्छा रहेगा, एक बड़ी कृपा थी ऊपर वाले की। तो यहाँ मैं फिर आ गया और यहाँ आके फिर ज्वाइन किया LIC जी। और ये रायगढ़ का सौभाग्य भी हम कह सकते हैं कि आप यहाँ आए। और अब हम आते हैं सीधे संगीत पर, और जब भी संगीत की बात होती है तो आपका जिक्र भी आता है और अग्रिम में आता है, ऐसा नहीं कि कहीं और आता है। शुरुआत में जब भी जिक्र होता है संगीत का तो संगीत में आप कैसे जुड़े, संगीत की शिक्षा दीक्षा आपने कहाँ से ली, कैसे ली? क्या वैसे देखिए, अब टाइम लिमिट में बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती, लेकिन मेरा जीवन जो है मैंने बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। जैसे पहले मैं बताया, बड़ा भाई होने के कारण सबको संभालना पड़ा। तो LIC में आया, मेरे को पता चला कि यहाँ तो संगीत विद्यालय है, और शौक मेरे को बचपन से ही थी। वो पैतृक देन है समझिए। मेरे पिताजी लोकवादी चिकारा के सिद्धस्थ कलाकार रहे। क्या बात। मन्ने लोग उनको चिकारा के नाम से ही जानते थे, असली नाम से नहीं जानते थे। तो वो रुचि उत्पन्न उनके साथ, पहले गम्मत हुआ करता था गाँव में, घूम के वो बजाते थे, अब हम उनके साथ पीछे पीछे घूमते थे। तो वो रुचि उत्पन्न हो गई थी। और उनके बंदिश के कारण कि संगीत बहुत बड़ा एक नशा टाइप का है, तो आप इसमें मत पढ़ो, तुम अपना पढ़ाई देखो, पढ़ेंगे तो खराब होगा। तो हमको हारमोनियम तबला छूने नहीं देते थे, घर में सब था। तो हम छुप छुप के बांसुरी बजाना सीखे। अच्छा। बाहर ले गए अपना रख के, और बाजार में लिया, वहीं बाहर में कहीं बजाए, अपने चुपचाप घर में आ गए। धीरे धीरे पता चला कि इनका इसका तो नाम होने लगा, स्कूलों में ये है वो है। तो फिर पिताजी छूट दिए। तो वो उसके कारण यहाँ आके वो जो इच्छा थी, और मतलब हिलोरे लेने लगे, प्रबल हो गई कि चलो अब विधिवत सीखा जाए। तो फिर मैंने कॉमर्स कॉलेज भी ज्वाइन किया। मैं LIC में एक था कि उस समय जो ग्रेजुएशन कर लेगा तो इंक्रीमेंट एक स्पेशल मिलेगी। अच्छा। तो मैं मैट्रिक करके ही आया था, तो मैंने ग्रेजुएशन के लिए BCom करने के लिए वहाँ ज्वाइन किया। और एक 1.5 साल बाद ही मैं संगीत की तरफ भी चला गया। फिर मैं वो तो छोड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से वहाँ भी संघर्षपूर्ण रहा मेरा। कॉलेज रेगुलर ज्वाइन करता था मैं, और एक पीरियड छोड़ के फिर LIC गए। और हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती को आपने छोड़ा नहीं, कि सरस्वती भी साथ में रहे, क्योंकि लक्ष्मी भी जरूरी है घर को चलाने के लिए, और आत्म संतुष्टि के लिए सरस्वती जरूरी है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत जरूरी है। और सरस्वती की कृपा करके ही, उनसे प्रार्थना करते हुए कि मेरे को 6 भाइयों को तैयार करना है, बहन की शादी करनी है, तो इसलिए वो जरूरी तो था ही। तो वो करते करते फिर शाम को घर आता था 5-6 बजे, 5:30 बजे, चाय वाय पिया, हाथ मुंह धोया, और फिर गुरुजी के यहाँ। अच्छा। वो ज्वाइन कर लिया था मैं। मेरा सौभाग्य रहा कि ठाकुर जगदीश सिंह जी मृदंगार जी उस समय जो राज दरबार में थे, उनसे मेरे को 2-3 साल सीखने का सौभाग्य मिला। उनके बाद में उनके अस्वस्थता होने के कारण फिर कुछ दिन बाद वो ब्रह्मलीन भी हो गए। तो वेदमणि गुरुजी जो हैं, उनसे फिर शिक्षा दीक्षा ली, और अभी भी किसी न किसी रूप में शिक्षा दीक्षा ले ही रहे हैं। और ये एक बड़प्पन हो जाता है कि आप ऐसा मानते हैं कि सीखना हमेशा रहता है, जीवन पर्यंत रहता है। और हम सीधे संगीत में आते हैं और आगे बढ़ते हैं। संगीत में अलग अलग विधाएं होती हैं, कोई गायन करता है, कोई वादन करता है, तो कौन कौन सी विधाएं होती हैं और आपने किसको चुना? देखिए, संगीत में तो प्रमुख रूप से अगर लाइन कहें, शास्त्रीय पक्ष और सुगम संगीत पक्ष, ये होता है। और उसमें राज्य, देश में कई राज्य हैं, सबके अपने अलग अलग लोक संगीत भी हैं। और शास्त्रीय में ही कहें तो गीत, गजल, भजन, तो गजल, भजन, गीत, ये तो सुगम में आ जाते हैं। और शास्त्रीय में जो है राग रागनियाँ आती हैं, तो विभिन्न राग रागनियाँ हैं उसमें जी। और इसमें तो बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं और हम आपको जानकारी दे दें कि रेडियो धूम एक इंफोटेनमेंट स्टेशन है। इंफोटेनमेंट से हमारा मतलब रहता है, समझिए अंग्रेजी के 2 ये
शब्द हैं इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट। इंफॉर्मेशन में जैसे आप और हम बातचीत कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। एंटरटेनमेंट में हम सुनाते हैं अपने श्रोताओं को गाने, और आप तो संगीत से हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी कोई रचना हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाएं, ताकि एंटरटेनमेंट भी होता रहे। अपनी ही एक रचना, और चूंकि अब दुर्गा पूजन भी आने वाला है, नवरात्रि आने वाली है, जी जी, एक दुर्गा स्तुति से शुरू शुरुआत करते हैं। जी जी, ये राग जय जयवंती में ताल रूपक में लगभग निबद्ध किया हुआ है। मेरा अपना कंपोजिशन है, अच्छा। स्वरचित है। भजन मतलब बोल भी है, स्वर भी है। अच्छा, लिखे भी आप हैं और गाएंगे भी आप, और कंपोज भी आपने ही किया है। जी, स्वागत है सर। दुर्गे दयानी दायिनी, दुर्गे दयानी दायिनी, दुख दर्द दुर्दिन दारिणी, दुख दर्द दुर्दिन दारिणी, दुर्गे दयानी दायिनी, दुर्गे दयानी दायिनी, दुख दुर्ग दुर्गम तोड़ती, सुख शांति जीवन जोड़ती, दुख दर्द दुर्दिन तोड़ती, सुख शांति जीवन जोड़ती, माँ सर्व मंगल कारिणी, दुर्गे दयानी दायिनी, विपदा विशेष विदारिणी, विश्वास विष विन्यासिनी, विमला विमल वरवारिणी, दुर्गे दयानी दायिनी, संसार सृष्टि संवारिणी, संसार सृष्टि संवारिणी, संचालिनी संचारिणी, सुरसार असुर संवारिणी, सुरसार असुर संगारिणी, दुर्गे दयानी दायिनी, माँ रागिनी राजेश्वरी, शिवरंजनी बागेश्वरी, माँ रागिनी राजेश्वरी, शिवरंजनी बागेश्वरी, मनहरण माया मारिणी, दुर्गे दयानी दायिनी, दुर्गे दयानी दायिनी। वाह 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 वाह, मैं तालियां बजा दे रहा हूँ श्रोताओं। और बहुत कम होता है, अधिकतर हम देखते हैं जो भी गीत गाते हैं उन्हें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उसके साथ गा पाते हैं। मगर जब हम आपको सुन रहे थे तो उसकी कमी हमें महसूस नहीं हुई, एक एक शब्द समझ आ रहे थे। और हालांकि मुझे उतना गीत का, संगीत का नॉलेज नहीं है, क्या सुर होते हैं, मगर कर्णप्रिय है, हम ऐसा कह सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है जब भी आप ऐसा गाते हैं। और हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और आपने जिक्र किया था शास्त्रीय संगीत की और सुगम संगीत की, आपने रागों का जिक्र किया था, तो कौन कौन से राग होते हैं? और आपने इस गीत को गाया, उसके बाद आपने राग भी बताई इस राग में है, इसके बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, तो अथाह सागर है, तो राग 10 थाट होते हैं इसके अंतर्गत जी। वो हर थाट में बहुत सारे राग होते हैं। तो थाट का मतलब एक स्वर समूह है, तो विभिन्न प्रकार से स्वर समूह है, जिसमें उस थाट के स्वर में कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 तो है ही है, स्वर तो 7 ही है। जी जी। तो इस पर ही गाना बन सकता है।
गाने बनाने के लिए कम से कम 5 स्वर चाहिए, हम्म, अधिक से अधिक 7 स्वर चाहिए। हम्म, 4 चलेगा नहीं। हम्म, आप अपरांश कभी कभी अपवाद स्वरूप हो जाता है, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। संगीत का मुख्य चीज है सुनने में अच्छा लगना जी, चाहिए, कर्णप्रिय होना चाहिए। कर्णप्रिय होना चाहिए। जी। तो 5-6 का भी मेल होता है, जैसे आरोह अवरोह बोलते हैं। तो जाना आरोह, वापस आना अवरोह। जी। तो जाने में 5, आने में 6, हम्म, तो औड़व शाड़व कहलाएगा। औड़व माने 5, साड़व माने 6, संपूर्ण माने 7। जी। और आपने एक जिक्र किया था किसी राग में आपने गाया है, क्या राग थी वो, और उसी राग में आपने क्यों गाया, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए वो क्या है, ये बहुत मेरे लिए तो बहुत प्रिय राग है। और उसमें भाव बहुत अच्छे से झलकते हैं, माने करुणा झलकता है जी। उसमें। और स्वर उसके ऐसे लगते हैं कि उसमें गीत, भजन, गजल सब चीज़ गा सकते हैं। इसलिए मैं उसमें जोड़ा। और उसमें चूंकि दुर्गा जी का मैं गाना गा रहा था, तो देवी तो सब एक ही रूप है। तो ये लास्ट में जो मैं लिया, अब संदर्भ है तो बताता हूँ कि ये सब राग के ही नाम है। अच्छा। जो लास्ट में लिया मैं, जी जी। ये सब राग के ही नाम है। राजेश्वरी, इसको रागेश्वरी भी बोलते हैं। अच्छा। तो राजेश्वरी भी देवी को भी बोलते हैं। अच्छा, राग से रागेश्वरी और उसी से राजेश्वरी बना है क्या? हाँ जी। रागे जब जोड़ते हैं तो श्री बोल देते हैं, रागेश्वरी। जी। राग अच्छा। की श्री, हाँ। यानी तो राजेश्वरी। जी जी। और शिवरंजनी, हम्म। ये भी राग का नाम है। अच्छा। और बहुत करुण ये भी है। और बागेश्वरी, ये भी, बागेश्वरी तो शारदा मैया का नाम है। जी जी। तो ये सब नाम का उपयोग करते हुए मैं। वाह वाह। और आपने अपना नाम भी उसमें लिया था, तो हाँ, उसको क्या कहते हैं? वो अब मैं अपना लास्ट अंत में हर कलाकार जो है, जो चाहता है, मतलब हर तो नहीं बोल सकता मैं, लगभग अपना लगभग नाम, लोग। हाँ लगभग लोग अपना नाम उसमें देते हैं। लेकिन उसको भी ऐसा ही देना है कि वहाँ भी कुछ उसका मतलब निकलना चाहिए। जी। और हम जी, और हमने मात्राएं सुनी थी, तो क्या लिखते समय मात्राओं का भी ध्यान देना होता है? हाँ बिल्कुल, जब हम लिखते हैं कोई चीज, जब उद्गार आता है, तो उद्गार आता है तो एक लाइन स्वाभाविक है बन जाती है। उसको देखा जाता है कि किस मात्रा में फिट होगा, वो मात्रा किस ताल में आएगा। अच्छा। तो उस ताल के बोल के अनुसार फिर उसकी संरचना जो है उसको ध्यान में रखते हुए उस गीत को रचा जाता है। तो ये जैसे मैं बताया, जय जयंती रूपक ताल था। अच्छा। तो रूपक में 7 मात्राएं होती हैं। तो हम गिनेंगे तो बराबर 7-7 मात्रा में ये कटता जाएगा। अच्छा। तबला 7 मात्रा का बजेगा। जी। और जैसा कि बताया कि मुझे उतनी जानकारी नहीं है, मगर बहुत ऐसी जानकारियां आपसे हमें मिल रही हैं जो हमें और हमारे श्रोताओं के आगे आने वाले समय में बहुत काम आएगी। और आपकी 3 विधाएं हैं, लिखना है, गाना है और उसे कंपोज करना है। एक एक करके हम तीनों में आते हैं। शुरुआत करते हैं लिखने से। लिखने की कला अद्भुत होती है और सबको आती नहीं है। कहते हैं ये कवि का काम होता है, और हमने ये भी सुना है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आदमी होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आप उसको गीत की, संगीत की ट्रेनिंग दे सकते हैं, मगर लिखना किसी को बता नहीं सकते। जो लिख रहा है उसको अच्छा कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि मैं भी लिख सकता हूँ, और पहली बार आपने कब लिखा, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मैं विद्यार्थी जीवन में ही तो थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया था। मगर उस समय जैसे बाल कविताएं होती हैं, तो मेरा रुझान एक्चुअली गीत तरफ ही था। गज़ल तो मैं यहाँ आने के बाद में वो मेरे को अच्छा लगा। जैसे हमारे दोहा होते हैं हम लोग में, हिंदी में दोहा, चौपाई वगैरह, इस टाइप का जो दोहा 2 लाइन में ही अपने पूरे भाव बता देता है। उसी प्रकार से गज़ल में 2-2 लाइनें ही होती है ना, शेर जिसको बोलते, तो उसमें पूरा भाव लगभग आ जाता है। और एक मतला शेर ऐसा करके कुछ बोलते हैं उसमें। हाँ, उसको सब शुरू में जो है मतलब बोलते हैं, उसमें लास्ट में जो है उसको मतलब बोलते हैं। अच्छा। और बीच का शेर रहता है। हाँ, बीच के शेर होते हैं। तो लिखने के समय उसको ताल में अगर हो गया, उसके बाद वो जो धुन बन रहा है, अब उसको देखते हैं किस राग के आसपास जा रहा है, या राग को छोड़ भी सकता है,
बहुत सी चीजें जो है राग मिक्स हो जाती है, तो स्पष्ट पहचान कोई से नहीं आता। कई ठो जैसे फिल्मी गीत में पहचान में नहीं आता। जी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे शास्त्रीय गीत भी हैं, मगर अक्सर जो है वो रागों से हटके होते हैं। जी, आपने फिल्मों का जिक्र किया, आप क्या फिल्मी गीत सुनते हैं? क्या कुछ गीत आपको फिल्मों के पसंद हैं? पहले जब मैं शास्त्रीय लाइन में नहीं आया था, मतलब रायगढ़ में नहीं आया था, अच्छा। सीधी सी बात। तो जब मैं उधर था तो रेडियो सुना करता था। पहले विविध भारती आती थी सप्ताह में एक बार, वो सुना करता था। और बिना का गीत माला, ये सब सुना करता था। विविध भारती तो लगभग आती थी, बिना का गीत माला साप्ताहिक था। तो ये सब मैं सुनता था। तो पुराने गीत जो है ना, मेरे को बहुत सारे पसंद आते थे। तो क्लासिकल का रुझान में बचपन से ही था। अच्छा। लेकिन मैं तब जानता नहीं था कि ये क्लासिकल है। अच्छा जी। वैसे रुझान गीत था और जानकारी नहीं थी कि यही है। हाँ जी जी। क्योंकि वैसे गीत मेरे को पसंद आते थे। और लिखने का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, तो पहली बार आपने कहा कि विद्यार्थी जीवन से आप लिखना शुरू कर दिए थे। हाँ। आपको अच्छे से कब एहसास हुआ कि मैं लिख सकता हूँ और मैं गीत ही लिख सकता हूँ? वो तो क्या हुआ, संयोग से हम और लक्ष्मण वस्तुरिया जी, है ना, अभी मेरे मित्र थे, बाल सखा थे। हम लोग 8वीं तक एक साथ पढ़े। तो उनका भी बचपन से लिख रहे थे। तो एक समय ऐसा आया कि जब मैट्रिक के बाद 8वीं के बाद हम लोग तो अलग हो गए। वो दूसरे स्कूल चले गए बिलासपुर, और हम दूसरे रायपुर होकर चले गए। तो उसके बाद वो आए पटवारी ट्रेनिंग करने, पटवारी के पास हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किए। तो मैं भी गया और वो भी गए। अच्छा। तो वो हालांकि ऐसे गए शौकिया, उनके पिताजी के तरफ से। तो वहाँ फिर अपनी जी वो चर्चा होने लगी। तो वो मेरे को जो भी समझे, मतलब मेरी रचना उनको लगता था ठीक बढ़िया है। और विशेष करके मात्राओं वगैरह की बात थी। अच्छा। राग मात्राओं की। तो उसके लिए मेरे को अपना पहले दिखाते थे। अच्छा। कि देखिए मितान ये ठीक है कि नहीं, है ना, कोई एडिशन डिलीशन। तो वहाँ से मेरा भी, अब ये इतने अच्छा मैं मानता था उनको अच्छा, वो मानते थे मेरे को। तो मैं बोला फिर मेरे को भी ऐसी शुरू होना चाहिए। लेकिन उस समय उतना शुरू तो नहीं हुआ, विकसित तो रायगढ़ आने के बाद ही हुआ। क्योंकि गुरुजी हमारे खुद संगीत और साहित्य के वो हैं। तो मेरे संगीत साहित्य दोनों को एक प्रकार से प्रेरक है। और साहित्य के और बहुत बड़े प्रेरक मेरे डॉक्टर बलदेव भैया रहे हैं। वो लोग हमेशा मेरे को प्रोत्साहित करते थे। आपने एक छत्तीसगढ़ी शब्द उपयोग किया, मितान, और हम ये भी जानते हैं कि आप छत्तीसगढ़ी में भी लिखते हैं। आगे हम आपसे और भी जानेंगे। छत्तीसगढ़ी रचना हम सुनना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल। तो एक तो देवी भजन के रूप में स्तुति हो गई जी। अब दूसरा छत्तीसगढ़ी शुरू कर रहा हूँ। तो अपने राष्ट्र के गुणगान के रूप में से शुरू कर रहा हूँ, राष्ट्र राज्य का। जी, स्वागत है। निकता औ सुघड़ बढ़े देश मोर, निकता औ सुघड़ बढ़े देश मोर, भारत बगराए जगमगियान के अंजोर, भारत बगराए जगमगियान के अंजोर, निकता औ सुघड़ बढ़े देश मोर, भारत बगराए जगमगियान के अंजोर, हमर देश राज सब किस्म ले सजोर, तब हो बड़ सिधवा है जन्म भूमि मोर, धान कटोरा के नाव अपने बनाइस, सोन चिड़ैया के महतमान जग में पाइस, धान कटोरा के नाव अपने बनाइस, सोन चिड़ैया के महतमान जग में पाइस, जिनगी जहाँ गीत गाय हो निभो, निकता सुघर बढ़े देश मोर। क्या बात। 12 महीना जिहाँ तिहार परब पर थे, भला भूला भेद भाव धर्म कर्म मेल करते, 12 महीना जिहाँ तिहार परब पर थे, भूला भेद भाव धर्म कर्म मेल करते,
परमानंद पाए जिया के पोर पोर, भारत बगराए जगमगियान के अजोर। यहाँ के निवासी सीधा साधा साथी, मेहनत ईमान जिकर धन गोला था थी। यहाँ के निवासी सीधा साधा बासी, मेहनत ईमान कर धन गोला साथी। जाने झगड़ा लड़ाई नहीं तोड़ फोड़, भारत बगराए जगमगियान के अजोर। हमर देश राज सब किस्म ले सजोर, तब वो अबड़ सिद्धवा है जन्म भूमि मोर, तब वो अबड़ सिद्धवा है जन्म भूमि मोर। क्या बात, मैं फिर से ताली बजा देता हूँ। और बहुत ही, जैसा कि हमने कहा, कर्णप्रिय, इसको हम बार बार कहें तब भी वो कर्णप्रिय ही रहेगा। और उसके आगे का भी यदि कोई शब्द होता होगा तो उनमें से ये एक होता है। और बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसे गाया और आपने खुद लिखा भी है इसे। और गाने से पहले हमने जैसे जिक्र किया था कि 3 गुण हैं आपके अंदर, लिखना, गाना और उसे कंपोज करना। लिखने की बात हमने जान ली, अब आते हैं गाने पर। आप बहुत बढ़िया तरीके से गाते हैं। जाहिर सी बात है, संगीत का जब नॉलेज होता है तभी गा पाते हैं। तो गाने के गुण आपने तो शुरू से सीखा, जैसे कि आपने पिताजी का भी जिक्र किया, तो समझिए कि क्या बोल सकते हैं कि विरासत में कोई चीज मिल जाती है, तो वैसा था। तो कब आप गाए, और गाते समय आप किस लय में गाते हैं? मतलब लय का हमारा ये तात्पर्य है कि जब हारमोनियम बजाते हैं हम, तो 3 चीजें रहती हैं, शुरुआत का रहता है, बीच का रहता है, आखिरी का रहता है। तो लोग बोलते हैं खुद को पहचानना है कि हमारी स्केल क्या है। तो आपने अपनी स्केल कब पहचानी? और इस गीत में हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हम इसे ना देशभक्ति से जोड़ सकते हैं, वीर रस में भी जोड़ सकते हैं। तो कैसे आप गा पाते हैं, और जब गाते हैं तब क्या सोचते हैं? यह है कि जब कोई रचना दिखता है, मान लीजिए मैं अपनी रचना तो लगभग साथ ही साथ होता है कि धुन भी दिमाग में कुल बुलाने लगता है लिखते लिखते। लेकिन जब दूसरों का कंपोज करना हो तो वो जैसे रचना देखते हैं, एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद उसके भाव के हिसाब से अब मैं तो कम अपना ये बोल सकता हूँ कि धुन मेरा चलते लहराने लगता है कुछ न कुछ। फिर मैं उसको देखता हूँ कि इसके नज़दीक में कौन से राग के नज़दीक में जा रहा है, कौन से ताल के नज़दीक में जा रहा है। तो 1-2 ठुमे करके देखता हूँ, जिसमें अच्छा लगता है उसमें फिर उसको सेट कर देता हूँ। जी, ये तो आप जब खुद की बात करते हैं उसके लिए हम ये बोल रहे हैं। तो स्केल की अब बात करते हैं। आपने कहा 7 सुर होते हैं, और हमने सुना था कि 12 सुर भी होते हैं, बीच का भी होता है। तो यदि सुर के बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को आप कुछ बता पाए तो। वास्तव में बोलचाल में 7 सुर ही कहा जाता है, और आपका कहना ठीक है कि वैसे 12 सुर तब होते हैं जब ये 7 सुर के माने रे ग ध नी, ये 4 के 2-2 प्रकार हैं, मतलब हैं। तो रे ग ध नी इसको कोमल प्रकार बोलते हैं। अच्छा, तीव्र स्वर और कोमल स्वर। तीव्र स्वर और कोमल स्वर। म एक जो है वो तीव्र स्वर है। उसका पहचान ये है, जैसे हारमोनियम में अगर पहचानना है तो जो शुद्ध स्वर है, कोमल स्वर अपने शुद्ध स्वर के ठीक पहले आएगा, उससे लगा हुआ, और तीव्र स्वर अपने स्वर के ठीक बाद में आएगा, है ना। तो ये 12 स्वर में से जो मैं पहले आपको बताया था उस समय, है ना, ये 12 स्वर में से ही 7 स्वर या कम से कम 5 स्वर में राग बनता है। और किसी राग के अंतर्गत अगर आधारित कोई गीत गजल भजन वगैरह ले रहे हैं तो उसका बंदिश भी राग का जो चलन है उसको मानते हुए उसमें हो जाए। और आजकल मिक्स बहुत करने लगे हैं, तो उसमें लेकिन कुल मिला के लास्ट में देखना है कि मिक्स करेंगे भी तो अच्छा लगता है कि नहीं, कर्णप्रिय है कि नहीं, मुख्य वही ध्येय है। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी वही है, कहते हैं सार वही है। और आपने संगीत की बात की, सुर की बात हमने की। यदि आपके पास कोई सीखने आता है, मान लीजिए कि मेरे जैसा कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता ही नहीं संगीत, और हम चाहते हैं सीखना, और संगीत में ऐसा होता है कि कुछ लोग का गला पहले से अच्छा रहता है, उन्हें केवल संगीत की जानकारी चाहिए रहती है, मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनका गला ही खराब है, तो क्या वो भी गा सकते हैं? और क्या आपके सामने कुछ ऐसे शिष्य आए जिनका गला, मतलब हम खराब नहीं कह सकते हैं, मगर
बोल सकते हैं कि सुर में नहीं है, नहीं तो है। उनको सुर में आप कैसे लाते हैं? उनको सुर में लाने के लिए यथेष्ट रूप से सरगम अलंकार का अभ्यास कराया जाता है। उसमें बहुत हद तक आ जाते हैं और उसके बाद एक दो रागनी करा के दिखा जाता है। उसमें उसका पता चल जाता है कि कैसा रहेगा। पहले पता तो वही चल जाता है कि स्वर जब सारे गामा पधा निशा मिलने लगा तो फिर ठीक है, बाकी आगे भी ठीक होगा, लेकिन वो एक्यूरेट मिलना चाहिए लगा जी। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको माने ये संगीत तो ईश्वर की देन है, वरदान है मनुष्य को, लेकिन वही है ना, ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो किसी को मैंने बहुत कम रेयर आप दी रेयर के समझिए, तो उसमें कुछ लोग रहते हैं जो एक दो लोग हमको बोले, सियाने लोग हमसे बहुत बड़े लोग बोले तुम लोग का सौभाग्य है, ऐसे तुम लोग कर लेते हो, हम बहुत कोशिश किए नहीं होना। तो ये भी होता है कि वैसे लोग फिर ना बेचारे थक जाते हैं, फिर नहीं कर सकते। तो मैं भी शायद क्या उन्हीं में से आता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कम, इसीलिए बोला मैं, बहुत कम वैसे लोग हैं वो जो खुद जानते हैं वो आके बताते भी हैं। तो गुरुजी लेकिन कोशिश तो कराइए। और संगीत की जब हम बात करते हैं, अधिकतर हम गाँव में देखते हैं कि कोई शिक्षा नहीं लेते हैं संगीत की, मगर हारमोनियम इतने बढ़िया तरीके से बजाते हैं और आप जो भी गाना गाइए तुरंत पकड़ लेते हैं। हालांकि वो ये नहीं बोल सकते हैं कि ये राग है कि वो राग है, और बहुत बढ़िया बजा लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जैसे कि कुल मिला के वही बात जाती है, ईश्वर प्रदत्त है। अच्छा, ईश्वर प्रदत्त है, उसमें सुन के उस चीज को ग्रहण करना, तो दिमाग तो बहुत बड़ा कंप्यूटर है। जी। अब ऊपर वाले ने सबका अलग अलग वो रखने का क्या दिया बोलते हैं, मेमोरी दिया है, मेमोरी अलग अलग दिया हुआ है कि कौन कितना मेमोरी रख सकता है, तो उस हिसाब से वो है। और उन लोग सुन के बहुत बढ़िया करते हैं, अभ्यास उन लोग भी करते हैं, अभ्यास करके फिर सिद्धहस्त हो जाते हैं। और तबले वाले भी वैसे ही बहुत बढ़िया तबला बजाते हैं, देहात वाले भी अब देहाती स्टाइल में बहुत बढ़िया बजाते हैं। और गाने वाले भी बहुत अच्छे हैं। राग रागनी को उनको नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे वो राग रागनी भी सीख जाते हैं। उनको नहीं मालूम कि कौन सा राग है या क्या स्वर लग रहा है, मगर गाएंगे बढ़िया जी। अब कह सकते हैं रास्ता तो सही पकड़े हैं, मालूम नहीं कि कौन सा रास्ता है। हाँ। बस नाम जानना रहता है कि हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। अब एक मिनट के मान लीजिए, जैसे हम ही लोग बचपन में, मैं लक्ष्मण मस्तूरिया जी का बेस्ट उदाहरण है। वो खुद लिखते थे, वो खुद ही गाते थे और खुद ही स्वर भी बनाते थे। अच्छा। मगर सीखे कहीं से नहीं। और वो बहुत बड़े कलाकार थे, माने पेंटर भी थे, दर्जी भी थे और मूर्तिकार भी थे, संगीत भी बहुत विलक्षण प्रतिभा थी। तो वो होता है। और मैं अपना खुद भी, मेरा खुद का अनुभव भी है। जैसे बांसुरी बताया था जी कि बांसुरी में ऐसी सीख बजाने लगा, बजाते बजाते तो नाम होने लगा खूब, जो सुना बजा दिया। तो यहाँ मैं भर्ती हुआ सिर्फ क्लासिकल टच लेने के लिए, और गुरु जी लोगों की कृपा से बहुत अच्छा से लिया मैं। लेकिन फिर बाद में कोर्स जरूर किया मैं, उसमें सारा जो क्लासिकल राग सीखता था गाने में, उसका उसमें उपयोग कर लेता था, है ना। तो वो भी है, मतलब शुरू से मैं बिना गुरु के वो किया। यहाँ मतलब मैं आया तो काफ़ी यहाँ ही बजा रहा था, कुछ कार्यक्रम में मेरे को म्यूजिक दिलाने भी लगे। और हम ये कह सकते हैं कि गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चल तो रहे हैं तो गुरु के ज्ञान से पक्के हो जाएंगे कि इस दिशा में चल रहे हैं। और यदि थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है जो कहीं ना कहीं कर्णप्रिय नहीं लग सकता, कर्णप्रिय जब भी हम बात करते हैं तो ये तो आता ही है। और आगे हम आपसे और भी जानेंगे, बहुत समय से हम बातचीत कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि थोड़ा देर तक यदि हम आपके गीत को न सुने तो अधूरा सा लगता है। तो एक गीत हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो अब मैं एक रचना अपनी ही दोहा के रूप में, दोहा ही है जी, तो उसी स्टाइल में ही सुनाता हूँ। जी स्वागत। तो उसका धुन तो पारंपरिक ही है, मान लीजिए। ये पर्यावरण के ऊपर मैंने कोशिश किया है। जी। पर्यावरण बिगड़ रहा, भूजल स्तर घटता, संग अंदेशा दिखा रहा,
जग जीवन मिटता, जग जीवन मिटता, नदियां सूखी जा रही, सूखत धरती कोक, नदियां सूखी जा रही, सूखत धरती कोक, वक्त अभी भी है मानो, भूभव विनाश रोक सके तो भूभव विनाश रोक। क्या बात। जो अस्तित्व बचाना हो इनका तो आओ, वाह वाह। पानी का एक बूंद बिना नष्ट हो जुट जाओ, चाहो नष्ट हो जुट जाओ, जंगल घटते जा रहे, झाड़ पेड़ कटते, जंगल घटते जा रहे, झाड़ पेड़ कटते, भूमि हो रही है बंजर, उर्वरता घटते, देखिए उर्वरता घटते। क्या बात। पर्यावरण सुरक्षा को संतुलन बनाओ, पर्यावरण सुरक्षा को संतुलन बनाओ, पौधे रोप वन बढ़ाओ, और जल बचाओ, चाह दो और जल बचाओ। वाह वाह वाह, क्या बात। साथियों, इस गीत से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि पर्यावरण को बचाना है। हम भाग दौड़ के चक्कर में बहुत सारा नुकसान कर दे रहे हैं। मतलब अधिकतर लोग बोलते भी हैं कि कम से कम अपने जन्मदिन में एक पेड़ लगाइए, उससे क्या है कि पर्यावरण बचेगा। और आपने एक संदेश भी दिया है और ये संदेश हम भी देना चाहते हैं, और आपकी इस मुहिम में हम भी शामिल हैं, और हम कोशिश करते भी हैं और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो पाए। और जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पेड़ लगाएं, कभी कभी हम कचरे को ऐसी वैसी जगह फेंक देते हैं, या कुछ ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करते हैं जो डिकम्पोज नहीं होता है, तो इससे भी नुकसान हो सकता है। बहरहाल हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय से आप और हम बातचीत कर रहे हैं। साथियों, यदि आपने अभी रेडियो धूम ट्यून किया है तो हम आपको जानकारी दे दें, प्रोग्राम है गेस्ट ऑफ द डे, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संगीत गुरु श्री मनहरन सिंह ठाकुर सर। और आप संगीत की शिक्षा देते हैं, संगीत लिखते हैं, संगीत कंपोज करते हैं, गीत लिखते हैं, गीत गाते हैं। सर, हमने आपके दो गुणों पर बात की, लिखने पर और गाने पर। अब आते हैं कंपोजिशन पर, संगीत बनाने पर। तो संगीत आप कैसे बना पाते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है? देखिए, संगीत मैं अब जैसे बात कंपोजिशन की हो रही है तो ये मेरा है, मैं तो अपना तो बता दिया है ना। दूसरों का भी अगर मैं कंपोज करता हूँ तो बताया था कि जैसे गीत के भाव एक बार पूरे पढ़ के समझ लेता हूँ, उसके बाद सुर तो लहराने लगते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वह किस राग में, किस स्वर में, किस ताल में बैठेगा। उस हिसाब से ट्राई करके एक दो देखने के बाद वो जो अच्छा होता है वो फिर सेट हो जाता है। हालांकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये साथ ही साथ हमारा हो जाता है जी। और ये तो और कभी कभी 2-4 दिन लगता है। अच्छा। और कभी कभी 10-15 मिनट 20 मिनट में ही हो जाता है जी। और यही अगला प्रश्न था मेरा कि लगभग कितना समय लगता है, एवरेज में हम बात कर रहे हैं? एवरेज में 1-8 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि वो स्वर को समझना, ताल को समझना, और उसमें स्वरों का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है और अच्छा भी लगना चाहिए, ये सब को सोचते हुए और वो करना है। और दूसरी बात, इसकी स्वर लिपि बनती, मैं वो भी करता हूँ। अच्छा। हालांकि बहुत लोग नहीं कर पाते। स्वर लिपि मतलब ये जो मैं गा रहा हूँ उसको स्वर बनाना। अच्छा। लिख के बताने के लिए कैसे बताते हैं फिर? अब लिख के लिए सारे गमा पधन से क्या क्या स्वर किस बोल में आएगा। अच्छा। पर्यावरण में कौन सा स्वर काम करेगा, बिगड़ रहा कौन सा स्वर,
तो वो उसको बोलते हैं स्वर लिपि बनाना। जी जी। तो वो भी बनाते हैं। तो वो ताल जब तक नहीं जानोगे, गिनोगे नहीं और स्वर उसमें कैसे फिट होगा, तब तक वो चीज़ नहीं बन पाता है। और अधिकतर जब दूसरे की रचना होती है, खुद की रचना में तो आप सही लिखते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति आए जिन्हें सुर का ज्ञान नहीं है, वो लिख दिए, तो हमें पता चलता है कि इसमें ये मात्रा कम है, ये मात्रा ज्यादा है, हाँ। यहाँ ये शब्द उपयोग नहीं होना चाहिए था। और कभी कभी कुछ रहता है, कुछ हम साइलेंट कर देते हैं उन कुछ अक्षरों को, कुछ शब्दों को। तो क्या आप उसमें सुधारते भी हैं? हाँ, वो तो आवश्यक है। और क्यों? क्योंकि कुल मिला के बात फिर वही आती है कि अच्छा लगना चाहिए। जब हम स्वरबद्ध करेंगे तो उसमें हमारा भी नाम जुड़ेगा कि भाई किसने बनाया। तो हम देखते हैं बाकायदा कि वो कौन सा स्वर है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी स्वर को बदला जा सकता है उसी का पर्यायवाची से, या किसी स्वर को हटाया जा सकता है, या कुछ स्वर जोड़ा जा सकता है। मगर ये कार्य इतना अच्छा होना चाहिए कि जो रचनाकार है उसका भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसका भाव में भली इजाफा हो जाए, सुंदर हो जाए, मगर बिगाड़ नहीं सकते। हमको अधिकार नहीं है। जी जी। हाँ, हमको यह अधिकार जरूरी है कि उसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं हमको कर लेना है। जी, जैसे 3 अक्षरों का शब्द है तो 4 कर दिए, 4 का 3 कर दिए, जीवन को जिंदगी कर दिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं उसमें। हाँ, उनके हिसाब से अगर माने ये मात्राओं की बात है, कम ज्यादा है तो हम फिर उसी का, जैसे 3 अक्षर में है, हम उसका पर्यायवाची सोचेंगे 4 अक्षर में, ताकि अर्थ तो वही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टाइप से उसमें भी मेहनत तो लगता है ना। लेकिन कुछ सिद्धहस्त कलाकार जो हैं, अच्छे अच्छे कलाकार, मैं तो जो देखिए बड़े बड़े रचनाकारों का स्वर लिपि करता हूँ, स्वरबद्ध करता हूँ। गालिब, जान निसार अख्तर, जफर, राम पूजन मलिक, जगन्नाथ आजाद, मेरे गुरुजी वेदमल सिंह ठाकुर जी, इस अपना खुद का ये मैं वो करता हूँ। और आप कहेंगे तो इनकी भी एक जो थोड़ी सी याद होगी मैं सुना दूंगा। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिल की बात आप समझ गए हैं, और हम आपसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमें कुछ सुनाएं। तो एक प्रकार से शुरुआत वाली भी बात एक बार आपने पूछा था, तो वो तो कैसे मैंने लिखना शुरू किया और क्या मैंने स्वरबद्ध बनाना जब शुरू किया, स्वरबद्ध करना जब शुरू किया गुरुजी लोगों के यहाँ जब मैं सीख रहा था। वैसे स्वरबद्ध तो मैं बचपन से ही मैंने करता रहा, मतलब तो वाला टप्पू था। यहाँ मैं इसीलिए ज्वाइन किया कि मेरे विधिवत ज्ञान चाहिए, जी जी, है ना, उसका मेरे को लाभ मिला ही, उसके बगैर कुछ नहीं होगा करके। तो जब मैं ज्वाइन किया तब जो मैं बताया बड़े गुरुजी जगदीश सिंह दीन जी, उनके व्यक्तित्व से मेल खाती हुई एक रचना मेरे को मिली जी। अब फिर मेरे को लगा कि छोटे गुरुजी में मतलब वेदमणि सिंह जी में भी वो गुण है। और मेरे को बाद में ऐसा भी लगा कि हमारे मित्रों में से एक दो में जगदीश भाई है, मेरे में भी थोड़ा बहुत ये सब है। तो विशेषकर तो बड़े गुरुजी के मतलब पूरा उनका मेरे को जीवन कई बात उसमें झलक रहा कई था। चीज उनका व्यक्तित्व में झलकता था। तो मैं राम पूजन मलिक जी की रचना है, वो राग यमन में है और बहुत अच्छा लगता है और प्रेरक भी है जी जी दूसरों के लिए। वो प्रस्तुत कर रहा हूँ जितना याद आता है। स्वागत। करेंगी उसे मुश्किलें क्या पराजित, कि मन से कभी भी जो हारा नहीं है। करेंगी उसे मुश्किलें क्या पराजित, कि मन से कभी भी जो हारा नहीं है। कि ताकत का जिसको भरोसा है अपनी, कभी वो रहा बेसहारा नहीं है। करेंगी उसे मुश्किलें क्या पराजित, कि मन से कभी भी जो हारा नहीं है। अगर आंधियां सर उठाए तो क्या है, अगर नाव भी डगमगाए तो क्या है। अगर आंधियां सर उठाए तो क्या है, अगर नाव भी डगमगाए तो क्या है। किनारा उसे ही मिला है कि जिसने किया मुश्किलों से किनारा नहीं है। किनारा उसे ही मिला है कि जिसने
किया मुश्किलों से किनारा नहीं है। सफर एक कठिन, रास्ता भी कठिन है, नहीं छाँव कोई नया राम गाए, मगर हार कर लौट जाना हमारे अडिग फैसले को गवारा नहीं है। करेंगी उसे मुश्किलें क्या पराजित, कि मन से कभी भी जो हारा नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। फिर से हम ताली बजाते हैं। और बहुत बढ़िया तरीके से आपने गाया। दूसरे की कविता और खुद गाना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और आपने कविता का जिक्र किया और गज़लों का भी जिक्र किया। हम आपसे गुजारिश करते हैं एक दो गज़ल के बारे में आप हमें बताएं कि कविता और गज़ल में मुख्य रूप से क्या अंतर है, और आपकी कोई एक गज़ल जो आप हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें तो। वैसे ये भी एक गज़ल ही थी जी। तो गज़ल कविता में कविता 4-6 लाइन का भी हो सकता है, गज़ल 2 ही लाइन का होता है। अच्छा। है ना। तो उसी में और गीत में जैसे बताया तो, और गीत में अधिकांशतः जो है कि जिस एक थीम को लेकर लगभग लिखा जाता है उसमें उसी के ऊपर ही फोकस किया जाता है। लेकिन गज़ल में जो है अलग अलग शेर जो हैं 2-2 लाइन के, वो कुछ दूसरी बातें ही बोल जाती हैं जो मैच करता है उससे। जी, तो आपकी कोई गज़ल जो हमें और हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहें। एक है कि जो किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार होते हैं, उसको एक वो सेंट्रल आइडिया लेते हुए मैंने छत्तीसगढ़ी में। जी जी, स्वागत है। अच्छा, गज़ल वो भी छत्तीसगढ़ी में, क्या बात। कांटा खूटी के रेंगवैया गोटी माटी ले का डेराही, कांटा खूटी के रेंगवैया गोटी माटी ले का डेराही, उल्टा हास हास के वो तो आफत विपत ला बिजराही, उल्टा हास हास के वो तो आफत विपत ला बिजराही, कांटा खूटी के रेंगवैया गोटी माटी लका डेराही। चाहे कत को कोनो जरवाही के कत को डेरवाही, काहे कत को कोनो जरवाही के कत को डेरवाही, कत को कोनो दुख देवाही पीरा न अपन बताही, कांटा खूटी के रेंगवैया गोटी माटी ले का डेराही। मरच बरहे एक दिन तो बात डेरा एक नहीं, मरच बरहे एक दिन तो बात डेराए के नहीं, हंसत हंसत मरे बर खुद सोच अपन मन लाई, गोटी माटी के रेंगैया कांटा खूटी ले का डेराही, कांटा खूटी के रेंगवैया गोटी माटी ले का डेराही। जिन प्रेम ले चटनी रोटी गोंदली बासी खाही, जिन प्रेम ले चटनी रोटी गोंदली बासी खाही, तेन मेवा का कोनो धन के लालच न ललाही, कांटा खूटी के रेंगवैया गोटी माटी ले का डेराही। छाँव घाम कस दुख सुख के भेद सही जन जनाही, छाँव घाम कस सुख दुख के भेद सही जन जनाही, तेन सही जिंदगी के अर्थ ला, तेन सही जिंदगी के अर्थ ला समझी समझाही, कांटा खूटी के रेंगवैया गोटी माटी ले का डेराही, उल्टा हास हास के वो तो आफत विपत ला बिजराही, कांटा खूटी के रेंगवैया गोटी माटी ले का डेराही, गोटी माटी ले का डेराही, गोटी माटी ले का डेराही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कर्णप्रिय तो है ही, और हम इस शब्द को बार बार बोलेंगे ही। और हम आपको जैसे बताए हैं
कि रायगढ़ के बाहर भी, छत्तीसगढ़ के बाहर भी सुना जाता है रेडियो धूम 89.6। इसके भाव हमें और हमारे श्रोताओं को जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं उन्हें आप हिंदी में बता सकें, और कैसे विचार आया कि आपको इस विषय में लिखना है। इसमें ऐसा है कि बहुत से लोग जो है कि कोई कठिनाई आने से हारने लगते हैं, हार के उसको छोड़ देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि सामना उसका करना चाहिए हिम्मत से, और तब वो एक सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। किसी चीज में लगे रहे। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, व्यक्तित्व हैं जो अपने स्मरण में आते रहे हैं, तो उन्हीं को आधार मान के दूसरों को वो चीज अपील हो, ऐसा कुछ लिखा जाए। उस सोच से लिखा क्या कि जब वो कर सकते हैं तो कोई क्यों नहीं कर सकता है जी। और हम ये कह सकते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जीवन में अपने, और समस्याएं तो आती रहेंगी। हम ये रहेंगी। भी कह सकते हैं जीवन के यदि कुछ पर्यायवाची है तो वो समस्या है, कठिनाई है, ऐसा भी कह सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जीवन में समस्या आती है, उनसे घबराना नहीं चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि हमें उसका सामना करना है, और सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। और आपके जीवन से भी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं। और जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी कठिनाइयां आई आपके जीवन में, आप सबसे बड़े भाई थे और बहुत कम उम्र में पिताजी नहीं रहे, तो उनकी भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई। और प्रश्न को मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ संगीत के अलावा, ताकि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, आपने इस कविता का जिक्र किया, गजल का जिक्र किया, और इसके भाव भी वही थे। आपके जीवन में कभी कुछ ऐसी समस्याएं आई कि आपने बोला हो कि नहीं, अब मैं इसे नहीं झेल पाऊंगा, मगर ऊपर वाले की कृपा से, आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से आपने उस समस्या को भली भांति बहुत अच्छे तरीके से सफल बनाया हो, हल किया हो? कुछ ऐसा किस्सा यदि आपके ध्यान में आ रहा हो तो। कुछ है ऐसा किस्सा। एक तो मैं जैसे पहले ही बताया ना कि पटवारी था, तो मेरे को मजबूरन छोड़ना पड़ा। उस समय एक वाकया भी हुआ मेरे साथ। एक तो नया था, मैं ट्रेनिंग जरूर किया था। एक व्यक्ति था जिसके संपत्ति को हिस्सेदार लोग, बच्चे छोटे थे, और जो उनका पिताजी था, मैंने मध्यम परिवार ही था, पिताजी बाहर ज़्यादा रहते थे बिजनेस के सिलसिले में, छोटे मोटे धंधे के सिलसिले में, परिवार पालने के लिए। तो बच्चे रहते थे घर में, तो उनको उनका जो बांटा तो हुआ था, तो उस पर अधिकार कर लिए, खेती पे विशेष अधिकार कर लिए। तो मैं वहाँ गया तो शायद कोई बताया होगा कि इस बार पटवारी जो आए हैं थोड़ा दूसरे रूप से व्यवहार करते हैं, क्या है कैसा है। तो उन लोग आए मेरे पास और पूरा किस्सा बताए, बोले ऐसा ऐसा है, और हमको मनी और हमको पता भी नहीं है, मतलब इसलिए अब पिताजी बाहर रहते हैं, और इसलिए शायद उनको भी भूल हो गया है कहाँ है, लेकिन हम लोग को बहुत ज़रूरत है, भूखों मरते हैं, ये वो सब। तो मैं बोला देखो भाई, मैं खोज खाज के बता दूंगा, कब्जा करना आप लोगों का काम है, आपको ये नहीं मालूम है कि कहाँ पर है, तो वो मैं कर देता हूँ, है ना। तो वो एक संकल्प लेके, हालांकि मैं उस समय उम्र ही क्या थी, मेरा 70 की बात है, 69 की बात है। तो घबराया भी मैं कि भाई इनका सहयोग करूंगा तो उन लोग कुछ करेंगे, अरे जो होगा देखा जाएगा, मेरे को पटवारी गिरी तो करना नहीं है, मेरे दिमाग में आ गई थी बात, तो मैं कम से कम इनका भला कर दूँ। जी। तो उनको फिर मैं जाके दिखा दिया, भैया ये आपका है ना, आप सको तो कब्जा कर लो। फिर मैं कुछ अंतराल में रिजाइन देके जब मेरा पोस्ट ऑफिस में हो गया, तो मैं पोस्ट ऑफिस में आ गया। तो संयोग देखिए, उन लोग कब्जा कर लिए अंतराल में, और वो जो उनके पिताजी थे, वो उस समय फल्ली बेचने का काम करते थे गाड़ी में। एक दिन मेरे गाड़ी में घर से जब रायगढ़ आ रहा था, जाना पहले बहुत होता था, अब तो रायगढ़ ही हो गया, तो मिल गए, पहचान लिए मेरे को, तो नमस्कार वगैरह किया, आपका बड़ी कृपा है, ये है वो है। मैं बोला क्या है, नहीं पहचान पा रहा। तो फिर पूरा बताया अपना वाकया। तो बोला अच्छा आप ही थे क्या? हाँ, तो मैं आपको देखा 1-2 बार था, इसलिए पहचान लिया, अब आपको ध्यान शायद नहीं आ रहा होगा, अभी देखे होंगे मेरे को, आमना सामना एक बार हुआ है। तो वो हिम्मत में एक तो किया था, तो एक तो वो हुआ। दूसरा मेरे जीवन में आया, मेरा एक बच्चा एबनॉर्मल अभी भी है, 82 में एबनॉर्मल हुआ। तो डॉक्टर
एम श्रीवास्तव जी की कृपा रही। उस समय 82 की बात है, सितंबर 82 में इंसेफेलाइटिस रायगढ़ में हुआ था जम के जी। तो 22-25 केस करीब हुए थे। उस समय 2 केस सर्वाइव किए, एक मेरा लड़का और एक मधुबन पारा का लड़का था, उसका आँख चला गया और मेरे लड़के की स्मृति थोड़ी सी और एक हाथ जो है, तो वो हम लोग 2.5 महीने करीब हॉस्पिटल में रहे। तो हमको रोज़ लगता था, हम बोला भगवान अब हम लोग नहीं सकेंगे, अब जो भी करना है करो, क्योंकि रोज़ देखते थे 1-2 ठो निकल रहा है लाश। तो उस समय को झेलना बहुत मुश्किल था। फिर डॉक्टर श्रीवास्तव हमारे लिए बहुत सहयोगी पूर्ण रहे। बहुत पता नहीं जो भी है हमारा व्यवहार है जो भी है, वो दूसरों को बोलते भी थे देखो इनके जैसे तुम लोग अपने बच्चों को देखो, ये है वो है, तो वो बहुत ढाढ़स देते थे। आखिर में 2.5 महीने बाद उसको होश आया, तब वो सब कुछ भूल चुका था। उसके आज भी वो आज भी है अभी, और ग्रेजुअली उसका डॉक्टर्स लोग बताते हैं, मैं नागपुर वगैरह वहाँ भी ले गया, डॉक्टर श्रीवास्तव ही बोले कि तुम अब उनको न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह को दिखाओ। तो उस समय नागपुर के माने हुए एशिया के न्यूरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर टावरी, अभी उसका लड़का है, उसको दिखाया तो बोले देखिए एक स्थिति में आके एडजस्ट होगा और इसकी उम्र जो है ना ख़त्म हो गई है, और इसका जिसको मेडिकल एज बोलते हैं वो बचपना जैसे होगा, लेकिन बचपने से भी बहुत स्लो होगा, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो अभी वो समझिए कि 12-13-14 साल के लड़के जितना है, वैसे कुछ व्यवहार बड़े बड़े जैसा भी करता है, लेकिन वो मुख्य चीज़ जो है तो खींच लेता है उसको। तो इससे भी अपने जो भी दिनचर्या वाले काम होते हैं बहुत प्रभावित होते होंगे। प्रभावित मतलब 82 से जी सोचिए, और अपने दिमाग के कहीं एक कोने में हमेशा 24 घंटे हम कह सकते हैं कि उनके बारे में आप सोचते रहते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, मगर ऊपर वाले की कृपा से कम अभी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब उस स्थिति में भी उसका देख रेख अभी भी करना पड़ता है, मिसेस उनके पीछे ज़्यादा रहती है, और अभी भी है। अब पहले से बहुत अच्छा है, शांत है, पहले बहुत उग्र होता था, कहाँ कहाँ घूमता था, हम लोग खोजने निकलते थे, मेरे ऑफिस वाले मेरी सहयोगी थे, मेरे को छोड़ देते थे बेचारे, जबकि मैं कैशियर था तो भी छोड़ देते थे। तो मैं एक तरफ निकला, मेरा छोटा लड़का एक तरफ नहीं, ऐसा करके फिर वो धीरे धीरे अब वो चीज़ नहीं रहा। विशेष करके कोरोना के बाद से जो पाबंदी हम लोगों ने लगाया ना, तब अब उसकी आदत बन गई, तो अब ज़्यादा निकलता भी नहीं है। अपना खाना वाना भूख हो तो कभी बता भी देता है, खाना खाता है, नहाता है, नहाने में उसको हेल्प करना पड़ता है थोड़ा, बाकी सब कर लेता है, घूमता घामता है। और फिर से हम रुख चेंज करते हैं प्रोग्राम का और वापस संगीत में आते हैं, और हमें ये भी जानकारी मिली है कि आप एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं, बजा लेते हैं। तो जब एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उससे दूसरे में जाना कितना सरल होता है, कितना कठिन हो जाता है? आप कितने इंस्ट्रूमेंट बजा पाते हैं? देखिए मैं बजाने को तो हारमोनियम तो है ही साथ में जी, फिर बांसुरी, हालांकि अभी एक मेरा रियाज छूटा है, ऑपरेशन के बाद मेरा एक ऑपरेशन हुआ, वो भी एक संघर्ष था। तो तबला बजा लेता हूँ, किसी का संगत भी कर लेता हूँ। अच्छा, जगदीश भाई के यहाँ भी कई बार हाँ, डुएट आप गाते हैं? डुएट भी गाते हैं, और उसी से मिलता जुलता बेंजो है तो बेंजो भी प्ले कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जिसको इंटरेस्ट होना चाहिए, और स्वर तो साथ ही है, तो स्वर के लाइन में जो भी है उसको दूसरे चीज को करने में इजी हो जाता है। हारमोनियम को हम बेसिक बोल सकते हैं, जैसे साइकिल सीख लिए तो स्कूटी भी चला लेंगे, बाइक भी चला लेंगे, आगे और भी हम चला लेंगे, मगर साइकिल जरूरी हो जाता है, बस वो ये बैलेंसिंग है ना, तो वो जरूरी। तो इसमें स्वर जब नॉलेज ज्ञान हो जाता है और गायकी जब करने लगते हैं, लय ताल भी ज्ञान हो जाता है, तब दूसरे ताल में उसको अभ्यास करने की बस जरूरत होती है जी। और आपने बांसुरी का जिक्र किया, हम तो देखते हैं हारमोनियम में बहुत सारी बटनें होती हैं, रीड होती है, आपने जैसा कहा बांसुरी में नहीं होती, 4 5 6 7 ऐसे कुछ छेद होते हैं, 6 छेद होते हैं मेन, मुश्किल मेन करके, और किसी बांसुरी में एक नीचे भी छेद दे देते हैं, जी किसी में ऊपर भी एक छेद दे देते हैं, तो वो अंगूठे से दबाए रहते हैं, और नीचे का भी वैसी दोनों तरफ तो रहता है, तो उनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है वैसे। और जो 6 छिद्र हैं
उसी से काम सारा निकल जाता तो है। 7 सुर रहते हैं और 6 ही छेद रहते हैं। हाँ, तो एक्चुअली 6 में 7 तो स्वाभाविक निकलता है। अच्छा। उसके बाद जो 5 स्वर उसके प्रकार हैं, हम्म। उसके लिए कोमल के लिए उसी स्वर को हाफ करना पड़ता है, अच्छा। और तीव्र के लिए उसी स्वर को पूरा खोल देना पड़ता है। हाँ, क्या बात। मतलब जो तीव्र है म, हाँ, उसको पूरा खोलने से हाँ, और आधा करने से वो म शुद्ध होगा, हाँ, जबकि दूसरा स्वर को आधा करने से कोमल होगा। क्या बात। मतलब अभ्यास बहुत जरूरी हो जाता जरूरी है है, ये इसमें। चीज को समझना जरूरी है। जी, और और वो हाफ करना है तो एक्यूरेट होना चाहिए, वो नाप अभ्यास से आ जाता है। जी, और किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ तो कीमत होती होगी फूंक की, वरना हाँ, बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती सस्ती है। मिलती, बिल्कुल बिल्कुल। जी, और एकदम। जाते जाते हम चाहते हैं कि कोई एक गीत गजल जो भी आपको लगे आप हमें और हमारे श्रोताओं को सुना दें। एक नौशाद जी की गजल है। जी मैंने कोशिश किया स्वरबद्ध करने का, जी जी, स्वागत। और ये भी प्रेरक ही है। बिल्कुल। जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए। हमने कल रात जलाए थे जो चौपालों पर, हमने कल रात जलाए थे जो चौपालों पर, उन अलावों की जरा राख हटाते रहिए, उन अलावों की जरा राख हटाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, कोई अब सो न सके गीत वो गाते रहिए, कोई अब सो न सके गीत वो गाते रहिए, भूखा सोने को भी तैयार है ये देश मेरा, भूखा सोने को भी तैयार है ये देश मेरा, आप परियों के उसे ख्वाब दिखाते रहिए, वक्त के हाथ में पत्थर भी है और फूल भी है, वक्त के हाथ में पत्थर भी है और फूल भी है, चाह फूलों की है तो चोटें भी खाते रहिए, चाह फूलों की है तो चोट भी खाते रहिए, जाने कब आखिरी खत आपके नाम आ जाए, का वक्त जाने कब आखिरी खत आपके नाम आ जाए, आपसे जितना बने प्यार लुटाते रहिए, आपसे जितना बने प्यार लुटाते रहिए, जागते रहिए, जमाने को
जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए। क्या बात है। और कुछ कुछ शब्द जो मैं पकड़ पा रहा हूँ उसमें से, और उसमें बताना चाहता हूँ। एक तो बहुत बढ़िया आपने बात कही कि जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, और जो दूसरों के दुख है उससे भी लोग प्रेरणा लेते हैं। और आपने जिक्र किया था कि ऐसा गाइए कि लोगों को जगाते रहिए। तो मैं आपको अपना वाक्य बताता हूँ, इसको आप हाथ में ले सकते हैं। मैं भी गाने का शौकीन हूँ और गाना चाहता हूँ। एक बार मैंने हारमोनियम खरीदा, ऐसे रात में गाता था, तो हमारे कुछ पड़ोसी आए मेरे पास, बोले आपका हारमोनियम मुझे चाहिए। तो बोला क्यों, आपका कुछ प्रोग्राम है क्या? बोले हाँ, आज हमारा सोने का प्रोग्राम है, क्योंकि मैं गाता तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती थी। तो ऐसा भी है, गाते रहिए, औरों को जगाते रहिए। और एक और बात कही आपने, प्रेम लुटाते रहिए। साथियों, प्रेम लुटाते रहना है। और आपसे बात करते करते समय कब निकला पता ही नहीं चला। अंत में हम आपसे एक संदेश लेना चाहते हैं, और उसके पहले जानना चाहते हैं, रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा? रेडियो धूम में आकर के मेरे को बहुत बढ़िया लगा, और इसलिए और ज़्यादा अच्छा लगा कि इतना बेझिझक मेरा यहाँ आपसे वार्तालाप हुआ। और बिल्कुल और पहला इस प्रकार का मेरा कार्यक्रम होने के बावजूद भी मैं एकदम खुशी खुशी यहाँ से लौटूंगा। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी रेडियो धूम को भी मेरा धन्यवाद। और एक संदेश हम आपसे लेना चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं संगीत प्रेमियों के लिए तो अब जैसे कि अपने विद्यार्थियों को बोलता हूँ, और सबके लिए भी है, ये मैंने कई जगह बोला है, पेपर्स में भी हुआ है कि संगीत जो है परमात्मा की देन है, बहुत बड़ा एक उपहार है। और संगीत जो है आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है ध्यान को, रचनात्मकता सोच बनाता है, और इसलिए संगीत से जुड़ा रहना सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है, मैं बोलूँगा जरूरी है। और आजकल के बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें कोई एक विधा तो अलग से होनी चाहिए पढ़ाई वढ़ाई के बाद में, उसमें संगीत मुख्य है। अगर संगीत से जुड़ गए तो सकारात्मक बने रहेंगे, और आध्यात्मिकता से भी जुड़े रहेंगे, कभी इधर उधर मन भटकेगा नहीं जी, और मन को शांति भी मिलेगी, कभी शांति अकेला महसूस नहीं। बिल्कुल, हमारा भारतीय संगीत जो है वो बिल्कुल आत्मा को शांति प्रदान करता है, आत्मा इससे खुशी हो जाती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धूम में अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और आपकी जितनी भी रचनाएं थी हमने सुनी, बहुत अच्छी लगी। एक दो रचनाएं भले दूसरे की थी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से उसे कंपोज किया। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे श्री मनहरन सिंह ठाकुर। आप बहुप्रतिभा के धनी हैं, आप गीत लिखते हैं, गीत गाते हैं और उसे कंपोज भी करते हैं। तो साथियों, आज का ये प्रोग्राम यहीं होता है समाप्त। अब मुझे यानी अपने दोस्त एंड होस्ट आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। और जाते जाते हम आपको बता दें, आज के प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। नमस्कार।